नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वक्फ बिल जो संसद में पास हुआ उसका मुकदमा लेकर करीब करीब 77 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, जिस पर सुनवाई भी हुई। एक हफ्ता के लिए उस पर अंतरिम स्टे भी लगाया गया और ये कहा गया कि सरकार इसमें एक हफ्ता के अंदर हलफनामा दायर करे और जो याचिका करता है उनसे ये कहा गया कि इतनी याचिकाओं पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, आप आपस में विचार कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि किन 5 याचिकाओं पर आप कोर्ट में आ सकते हैं, उसी पर हम सुनवाई करेंगे। तो अगली सुनवाई 5 मई को होने वाली और जो 7 दिन का समय सरकार को मिला था उसकी अवधि भी पूरी हो गई और अवधि पूरी होने के बाद सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया। उस हलफनामे में क्या कहा गया है, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में करने वाले। और मुझे लगता है कि इस चर्चा से आपको भी इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं और क्या वक्फ बोर्ड वाकई में कोई धार्मिक संस्था है, इसी बात की छानबीन करते हुए और सरकार ने क्या इस हलफनामे में कहा है, इसको भी आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद ये विचार करना चाहिए कि कोर्ट किस प्रकार से इतनी जल्दबाजी में है कि इस पर कोई ना कोई सुनवाई वो तुरंत फैसला दे दे। क्योंकि यही स्थिति जब कोर्ट में इस बात की चर्चा हुई थी उस समय ही देखकर ऐसा लग रहा था कि कोर्ट आज का आज ही इस पर फैसला दे देगा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसमें एक हफ्ते का समय मांगा था और ये दरख्वास्त किया था कि आप सरकार के पक्ष को बिना पूरा सुने हुए कोई भी फैसला ना ले। तो इसमें आगे कहां तक बात बढ़ी, उसी बात की चर्चा आज करने वाले। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, ये कानून बन चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने। 5 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली। केंद्र सरकार ने मुद्दे से संबंधित सारे सवालों का जवाब देते हुए हलफनामे दायर कर दिए हैं। इस शपथ पत्र के तथ्यों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इस कानून पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं बनता। सरकार ने इस कानून का विरोध करने वाले के नैरेटिव को भी उजागर किया है। जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें इस मानसिकता को भी दर्शाया गया है कि इसको बिल क्या है, एक्चुअल बिल, और इसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इस पर क्या दलील, नई दलील दी जाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है। अच्छा, एक बात यह भी समझना जरूरी है कि जो 5 याचिका की बात हुई थी और इसमें कौन से वकील अपनी जिरह करेंगे उनका भी नाम सामने है। इसमें सबसे पहले तो कपिल सिब्बल है, दूसरा अभिषेक मनु सिंघवी है, तीसरा दुष्यंत दवे है, चौथा सलमान खुर्शीद है और पांचवा
हुज़ैफा अहमदी, ये 5 वकील हैं जो इस बार जीरा होगी इसमें ये पेश होंगे। अब इसमें से देख लीजिए कि 3 तो कांग्रेस के ही है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जब इस कानून के ऊपर संसद में चर्चा हो रही थी तो लीडर ऑफ ओपोजिशन से लेकर गांधी परिवार के वो तमाम लोग जो इसमें शामिल थे, हालांकि प्रियंका गांधी तो शामिल ही नहीं हुई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हुई थी, लेकिन किसी ने कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति तो करनी ही थी, साथ ही साथ हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनका भी वोट बैंक चाहिए। इसलिए संसद में मौन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के द्वारा इसको दूसरे तरीके से लड़ने की कोशिश की जा रही है और यह बताने की कोशिश कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। लगातार कपिल सिब्बल 2 चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, एक वक्त बाय यूज़र को इसमें डाल दीजिए, इस पर बहुत जोर दे रहे थे, और दूसरा कि यह एक धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए पीछे आपको ले चलते हैं। वक्त लॉ के अनुसार मोदी सरकार ने 1332 पन्नों के हलफनामे दायर किए। इसमें क्या खास है और सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है उसका इंतजार है। 1332 पन्नों के हलफनामे में शीर्ष अदालत से कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया गया जिनमें कानून के कुछ प्रावधानों के बारे में शरारतपूर्ण एवं झूठी कहानी गढ़ी गई है। ये कहा गया है इस हलफनामे के अंदर। केंद्र ने हलफनामे में क्या कहा? कानून को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका में व्यक्तिगत मामले में अन्याय की कोई शिकायत नहीं। ऐसे में ये किसी नागरिक अधिकार का मसला नहीं है, यह स्पष्ट तौर पे कहा गया। दूसरा, इसका हिंदू धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से तुलना या समानता किए जाने का कोई आधार ही नहीं बनता है। इस बात को उठाया गया था अदालत में और ये पूछा गया था कि इसमें नॉन मुस्लिम को क्यों दिया जा रहा है। अगर हिंदू संगठन के धार्मिक स्थलों में किसी मुस्लिम को शामिल किया जाए तो इससे क्या होगा? अब सवाल है कि अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती। वक्त संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की सिफारिशों पर बनाया गया है, जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है। ये केंद्र सरकार उसमें साफ साफ कह रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामला है, तो इसको भी क्लियर किया गया है कि ये धार्मिक मामला है ही नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्त संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा है कि पिछले 100 सालों से वक्त बाय यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है। ये बात कही जा रही है 1913 की, उसमें ही ये लिखा हुआ। फिर 1995 के मामले में भी कहा गया, और जब 2013 में ये संशोधन हो रहा था तो करीब करीब 30 सालों में
सुप्रीम कोर्ट क्या सो रही थी? उस समय उन्हें धार्मिक या किसी भी तरह की दिक्कत दिखाई नहीं दी। आज 2025 में इस कानून के बनने के बाद ही ये चीज क्यों दिखाया जा रहा है? अब सोचिए कि मुगल काल से लेकर जितने भी लोग शासन किए, वक्फ बोर्ड में 2013 तक करीब करीब 10 लाख एकड़ जमीन थी, और सिर्फ 2013 से 2024 तक ये जोड़ देंगे तो इनकी संपत्तियों में 20 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई, और अगर आप टोटल को जोड़ देंगे तो करीब करीब 39 लाख से ऊपर ये चला जाएगा मसला। इसी को लेकर सरकार ने इसमें संशोधन करके इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही ये कानून बनाया गया है। इसको सरकार ने बार बार अपने स्तर से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि आंशिक या पूर्ण रोक सुप्रीम कोर्ट लगाने का उसका भी विरोध किया है। वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने कहा है, अदालत में इसके लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया है। केंद्र ने कहा है, यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगा सकी, और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेने संवैधानिकता की एक धारणा है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होती है। अदालत द्वारा अंतरिम रोक शक्ति संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस देश में लगातार चुनाव होते हैं। इस देश की जनता चुनकर सांसद बनाकर भेजती है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के अपने अधिकार है जिसके तहत कोई भी कानून बनाने के पहले विस्तृत रूप से चर्चा होती है और उस पर अमल किया जाता है। और अगर आप इस देश की हिस्ट्री उठाकर देखें तो यहां पर हर महीने किसी न किसी स्तर के चुनाव होते ही रहते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को ही लेकर आज तक चल रहा है, जब सरकार ने विधेयक लाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि जज का चुनाव हम खुद ही करेंगे, जज कौन बनेगा तो उसको भी जनता पे छोड़ दीजिए, आपका भी कार्यकाल 5 साल का हो जाएगा, उसका भी 5 साल में चुनाव हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, वो अपना आम चुनाव की तरह वो भी चुनाव लड़े, इस देश की जनता चुन लेगी कि कौन सही है कोई, तो उसमें वो इस दायरे से बाहर अपने आप को कर लेते हैं क्योंकि उनको अपनी मोनोपोली चलानी है। अब इसमें 1332 पेज का ये हलफनामा दायर किया है। इसकी जो मुख्य बातें वो मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इस बिल को पारित करने के पहले संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने 36 बैठकें हुई है और 97 लाख से ज्यादा हितधारकों ने सुझाव और ज्ञापन दिए हैं। इसके अंदर ऐसे ही नहीं पास हुई है, बिंदुवार तरीके से इसको विस्तृत जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। समिति ने देश के 10 बड़े शहरों का दौरा किया और जनता के बीच जाकर उनके विचार जाने। ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाएंगे कि कैसे वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी भूमि को वक्फ के रूप में घोषित करने से सरकारी संपत्तियों और निजी संपत्तियों के अधिक्रमण का एक सेफ हेवन साबित हुआ है। संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। विशेष रूप से
जब वह संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की सिफारिशों और संसद के व्यापक बहस के बाद बना हुआ कानून हो। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह अभी किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक न लगाए। संशोधन से किसी भी व्यक्ति के वक्त बनने से धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं होता, केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव किया गया है। पिछले 100 सालों से वक्फ बोर्ड वक्त बाय यूजर मौखिक नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन के जरिए होता रहा है। सरकार भी तो यही कह रही है कि ये जब से बना है तब से कोई भी संपत्ति की पहचान कैसे होगी, उसका रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य होता है। कोई कह देगा कि ये संपत्ति मेरा है तो वो उसका हो जाएगा क्या? आज तो वक्फ बोर्ड दिल्ली के ही हाई कोर्ट पर दावा कर रहा है कि ये वक्त की संपत्ति में, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे दे वक्फ बोर्ड को। अगर इतना ही दयावान है तो दिक्कत क्या है? वक्फ बोर्ड मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं है, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। संशोधन कानून संविधान के अनुरूप है। संविधान के अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं, इससे किसी के अधिकार का हनन नहीं। अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती, ये बार बार इसमें कहा गया है। अब जो ये 3 जजों की बेंच बैठी है, इसमें सीजेआई संजीव खन्ना साहब भी है जो कि 14 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। अब या तो इस मामले पे क्या कुछ निकल करके आता है, ये 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा, किसी में कुछ संशोधित करके इस पर सुरक्षा फैसला को सुरक्षित रख लिया जाए और उसके बाद इस पर फैसला दे दिया जाए 2, 4, 5 दिन 10 दिन के अंदर, जो उनके रिटायर होने के पहले, या फिर 5 जजों की बेंच बनाकर इस पर आगे की कार्रवाई। अब सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें रोक लगा देगी तो सरकार क्या कर सकती है? एक बात जान लीजिए, सरकार फिर से इस बिल को पार्लियामेंट में लेकर आएगी और इस पर फिर से बहस करा करके इसको कानूनी अमली जामा पहना सकती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिनकी जो सीमाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, वो अगर अपने क्षेत्र में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो ये देश हित के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से इस देश में चल रहा है, जब हिंदू पक्ष किसी केस को लेकर इसी सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उनको कहा जाता है कि आप सीधे यहां क्यों आ गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। ये दूसरे पक्ष के लिए लागू क्यों नहीं होता? ये क्या दर्शाता है? इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। उस समय क्यों इस बात की चर्चा होती है कि क्या इसमें आपकी जमीन चली गई है? क्यों वकीलों से पूछा जाता है कि आपकी संपत्ति का मामला है? और दूसरे पक्ष के केस में डायरेक्ट सुनने के लिए ऐसे लगता है कि बस उस बात का इंतजार ही किया जा रहा था कि बस मैं तो बैठा ही हुआ हूं, आपके आने का इंतजार था, देखिए मैं तुरंत इस पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा हूं। तो 5 तारीख को जब इस पे अगली सुनवाई होगी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं QR कोड के माध्यम से, और बैंक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आएंगे, उनके माध्यम से भी आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।